फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि पिछले करीब 2 हफ्तों से देश की वो तमाम वीमेन रेसलर्स, महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में देश के लिए मेडल जीत चुकी हैं, पूरी दुनिया में अपने देश भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं, 2 हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हुई हैं। और धरने पे क्यों बैठी हुई हैं? कुछ महिला रेसलर्स ने यह आरोप लगाया, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर, कि उन्होंने कुछ महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न किया। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। हाँ दोस्तों, एक एक कानून आपके सामने आज मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इन अपराधों में कानून क्या कहता है, एफआईआर दर्ज करने के संबंध में कानून क्या कहता है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर किस तरीके से काम आगे होगा उस पर कानून क्या कहता है। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ब्रीफ में इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, जैसा कि आप अखबारों और टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ महिला रेसलर्स के द्वारा, जो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह सांसद महोदय, उनके विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है और दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर ना लिखने की बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट फाइल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जाता है। लास्ट फ्राइडे यानी 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि इस मामले में हम एफआईआर दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आज ही एफआईआर दर्ज की जाए। तो 28 अप्रैल को फाइनली इस मामले में 2 एफआईआर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज कर ली जाती हैं। एक एफआईआर पॉक्सो से रिलेटेड है, जो नाबालिग बच्चियों का जो यौन उत्पीड़न की शिकायतें होती हैं उनमें पॉक्सो एक्ट लगता है। 2012 में प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ऑफ चिल्ड्रन ये कानून बना था। तब से नाबालिग बच्चियों के साथ अगर किसी भी तरीके का यौन दुर्व्यवहार होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एफआईआर के बारे में कानून क्या कहता है। दोस्तों, 2012 में दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, आप सब लोगों ने देखा होगा, वो फुटेज आपकी नज़रों से ओझल नहीं होते होंगे। उस निर्भया कांड के बाद पूरे देश में जब एक उबाल आ गया, धरना प्रदर्शन होने लगे, तो सरकार ने एक कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमीशन बनता है और उनको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप यह देखो कि जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन से संबंधित जो धाराएं हैं, जो अपराध से संबंधित कानून हैं, उसमें क्या संशोधन की जरूरत है। जस्टिस जेएस वर्मा की रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन पेनल कोड में, जो महिलाओं के अपराधों से संबंधित थे। और उसी समय उन संशोधनों में से एक महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इंडियन पेनल कोड में एक सेक्शन ऐड किया जाता है, सेक्शन 166A। 166A में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, यानी ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो कानून के आदेश का पालन नहीं करता है। इसी सेक्शन 166A में सब सेक्शन सी जोड़ा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब सेक्शन सी क्या कहता है। 166A सब सेक्शन सी इंडियन पेनल कोड में कहा गया कि फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन हिम टू अंडर सब सेक्शन 1, यानी 154(1)
154 क्या है सीआरपीसी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करना। यानी 154 सीआरपीसी के तहत कोई भी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो 166A(C) में कहा जाता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी 154(1) के तहत अगर कोई शिकायत दी गई है और वह शिकायत सेक्शन 354, 354B, 354A और 326A, 326B और 376ABCDE यह धाराएं हैं अगर उस शिकायत में, और ये धाराएं किस चीज की हैं? ये धाराएं महिला के साथ छेड़छाड़ करना, महिला के ऊपर तेजाब फेंकना या रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देना, रेप और गैंग रेप, ये तमाम तरीके की घटना, या महिला को निर्वस्त्र करना, यानी किसी भी तरीके का अगर यौन हिंसा होती है तो उससे रिलेटेड ये सारी धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड की। तो 166A(C) में यह प्रोविजन बनाया जाता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन धाराओं में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 154(1) के तहत दर्ज करने में असफल हो जाता है तो यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। हाँ दोस्तों, शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट व्हिच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन, जिसमें 6 महीने तक की सजा हो सकती है, 6 महीने से कम नहीं होगी, और 2 साल तक उस सजा को बढ़ाया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर महिला अपराधों से संबंधित जो धाराएं हैं, जिन धाराओं को मैंने अभी बताया, उन धाराओं में अगर एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो यह अपने आप में एक संज्ञेय अपराध होता है, और इसमें मिनिमम सजा 6 months की है जो 2 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना। तो साथियों, इस मामले में, महिला पहलवानों के मामले में अगर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी थी तो उस एसएचओ के खिलाफ, उस थाना अध्यक्ष के खिलाफ 166A(C) के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस की हायर अथॉरिटी को एफआईआर दर्ज करना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश क्यों नहीं दिया गया कि संबंधित थाने के एसएचओ के खिलाफ 166A(C) इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज की जाए। साथियों, एफआईआर तो दर्ज हो जाती है 28 अप्रैल 2023 को। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद 164 के बारे में कानून क्या कहता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी जब किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है, महिला के साथ किसी भी तरीके का अपराध हो, बलात्कार का अपराध हो, यौन हिंसा का अपराध हो, छेड़छाड़ का अपराध हो, या उसके अपहरण का अपराध हो, छोटी बच्ची हो या कोई बड़ी महिला हो, तो ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद जो अगला कदम होता है वह यह होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद उसका मेडिकल कराया जाता है, और इसके बाद तुरंत सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाता है। दोस्तों, 164 में एक धारा और जोड़ी जाती है, सब सेक्शन 5A, 164 का सब सेक्शन 5A, और सब सेक्शन 5A में यह क्लियर कट मेंशन कर दिया जाता है कि जैसे ही पुलिस की नोटिस में आता है कहीं पर अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरीके की यौन हिंसा हुई है तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा, पुलिस की नोटिस में आने के तुरंत बाद उस महिला का मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा। दोस्तों, आज जबकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 4 मई को, तो आज मैंने देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई महिला पहलवानों के द्वारा, यह कहा जा रहा है कि अभी तक जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका 164 का बयान दर्ज नहीं कराया गया मजिस्ट्रेट के समक्ष। लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया एफआईआर रजिस्टर्ड हुए, इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी पीड़िता का 164 का बयान रिकॉर्ड ना कराना भी पूरी तरीके से कानून की अवहेलना है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 166 ही ये कहता है
कि अगर किसी मामले की विवेचक के द्वारा निष्पक्ष तरीके से और प्रॉपर तरीके से विवेचना नहीं की जाती तो यह भी एक अपराध है। ऐसे आईओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड के जो प्रोविजंस हैं उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपके जरूर काम आएगी और इस वीडियो के माध्यम से मैं देश की उन तमाम न्यायिक एजेंसियों से कहना चाहूँगा, न्यायपालिका से कहना चाहूँगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सू मोटो कॉग्निजेंस से लेकर स्ट्रिक्ट ऑर्डर करना चाहिए, नहीं तो कानून का राज समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।